तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और उसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका नाम है कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर कार्स। यानी कि कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपको कहानी दे रखी है। वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है फॉर कार के लिए। ठीक है, कार मैन्युफैक्चर्स आर द प्राइमरी कस्टमर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। Raw material components are bought, assembled and the electronic car components are sold to the customers। ठीक है, आगे देखते हैं पूरा क्या दे रखा है। द मार्केट डिमांड फॉर दीज कंपोनेंट्स इज ₹5 lakh यूनिट्स पर एनम। कूल एयर हैज a market share of 1 lakh units per annum, 20% market share for its products। Below are some of our details relating to the product। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखी है ₹2500। रॉ मटेरियल कॉस्ट बता रखा है ₹900 पर यूनिट। असेंबली एंड मशीन कॉस्ट बता रखा है ₹500 पर यूनिट। डिलीवरी कॉस्ट दे रखी है ₹100 पर यूनिट। और लास्ट में आपको दे रखा है कंट्रीब्यूशन है ₹1000 पर यूनिट। द कस्टमर्स ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट था तो कस्टमर्स ने क्या करा, रिटर्न कर दिया 5 लाख यूनिट्स ईच ईयर। ठीक है, टोटल मार्केट में डिमांड थी 5 लाख यूनिट्स। कूल एयर का उसमें शेयर था 1 लाख यूनिट्स, यानी कि 1 लाख यूनिट्स में से 5000 यूनिट्स रिटर्न हो गए। दे आर रिप्लेस्ड फ्री ऑफ चार्ज बाय कूल एयर। और जो कस्टमर्स को डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल किए थे उन्होंने बाद में क्या करा, फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेस करके दे दिए कंपनी ने। द रिप्लेस्ड कंपोनेंट्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड डू नॉट हैव एनी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, इफ दिस डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैड नॉट बीन सप्लाइड, दैट इज हैड द सेल्स रिटर्न्स ड्यू टू डिफेक्टिव यूनिट्स बीन नील। अगर ये डिफेक्टिव यूनिट्स, अगर ये 5000 यूनिट्स की जगह इधर जीरो होता तो क्या होता, कस्टमर्स परसेप्शन अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट वुड इम्प्रूव। दिस could yield 10% increase in market share for cool air, that is demand for its products could increase to ₹1,50,000 यूनिट्स पर एनम। तो अगर ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जाते तो क्या होता, अभी 1 लाख यूनिट्स की सेल हो रही है, उसके बाद कितना हो जाता, सेल्स इंक्रीज हो जाती है 1,50,000 यूनिट्स हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है, सबसे पहले आपको बताना है एनालाइज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स टू द कस्टमर्स। आपको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम निकालना है, जो कि क्या दे रखा है, ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स टू द कस्टमर्स। यानी कि कस्टमर्स के पास पहुंच चुका है डिफेक्टिव आइटम, यानी कि अपन क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हर एक पार्ट को अपन पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले अगर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई है तो मैं आपको वापस से समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आंसर समझ में आएगा। डिमांड कितनी है, 5 लाख यूनिट्स पर एनम। ठीक है, यानी कि आपको दे रखी पूरी इंडस्ट्री में इतनी डिमांड रहती है इस चीज़ की। ठीक है, ये देख लो, मार्केट में पूरे इस कंपोनेंट की डिमांड रहती है 5 लाख यूनिट्स। उसमें से जो कूल एयर कंपनी है, कूल एयर कंपनी का शेयर कितना है, उसमें से इतनी डिमांड रहती है तो उसमें से कूल एयर कंपनी का शेयर है 1 लाख यूनिट्स पर एनम। ठीक है, यानी कि बाकी के 4 लाख यूनिट्स दूसरी कंपनी बेचती है कस्टमर को। ठीक है, उसमें ऐसा होता है ना, जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हो या फिर एसी लेने जा रहे हो तो बहुत सारी कंपनी होती है। ठीक है, तो टोटल एसी की डिमांड तो मार्केट में है 5 लाख यूनिट्स की। टोटल मार्केट में सारे एसी को मिलाकर, एलजी मिला लो, दूसरी जो भी है सारी कंपनियों को मिलाकर टोटल सेल्स होती है एसी की। ठीक है, कोई सी ब्रांड नहीं कर रहे हैं, टोटल सारे ब्रांड को मिलाकर एसी की सेल्स होती है इंडिया के अंदर 5 लाख यूनिट्स। और उसमें से एलजी कंपनी सेल करती है 1 लाख यूनिट्स एसी कस्टमर को। तो इसका मतलब क्या है, 4 लाख यूनिट्स कौन सेल करता है, दूसरे ब्रांड सेल करते हैं। अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिर्फ कूल एयर कंपनी की। ठीक है, यानी कि अपन को सिर्फ इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है ये, इतना 5 लाख और 1 लाख क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें से आपको बता रखा है इतना कंपनी सेल करती है कस्टमर्स को, 1 लाख में से कितना रिटर्न हो जाता है, 5000 यूनिट्स पर एनम। ठीक है,
जो कि कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेस कर देती है। डिफेक्टिव आइटम्स भी सेल हो जाते हैं तो उसको बाद में कंपनी रिप्लेस करने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें एक चीज़ दे रखी है, उसके आगे दे रखा है अगर डिफेक्ट्स अभी है 5000 यूनिट्स, अगर ये 0 हो जाए तो उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएगी। सेल्स कितनी हो जाएगी, इस कंपनी की सेल्स हो जाएगी 1,50,000 यूनिट्स पर एनम। ये है स्टोरी। अब आपको समझ में आ गई होगी। एक और बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, जो गिवन इन्फॉर्मेशन ही अगर आपको समझ में नहीं आई तो आंसर कैसे निकालोगे। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट निकालना है। तो एक तो क्या होगा, कस्टमर के पास एक तो ये 5000 यूनिट्स पहुंच गए थे, यहाँ देख सकते हो द कस्टमर्स के पास पहुंच गए थे ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट 5000 यूनिट्स ईच ईयर। तो ये 5000 यूनिट्स पहुंच गए थे, ठीक है। अब इससे अपना कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अपन ने क्या करा, फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करे, तो अपना कितना कॉस्ट लगा एक बार जब अपन ने कस्टमर को भेजा तो, क्योंकि कस्टमर तो वापस रिटर्न कर देगा अगर डिफेक्टिव आइटम निकलेगा तो। एक तो अपनी ये कॉस्ट लगी होगी 900 की, असेंबली कॉस्ट लगी होगी 500 की, और कस्टमर को डिलीवर भी तो करके दिया था 100, 900, 500 एंड 100, 900, 500, 100 कितना हुआ, 1500 इंटू 5000 कर लो, ये अपने पास आ गया ₹75 लाख आ रहा है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो नॉर्मल कैलकुलेटर पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मेन काम है आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ट प्रोवाइड करना, आपको समझ में आ जाए। बाकी कैलकुलेशन में तो एग्ज़ाम में नंबर्स चेंज होंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिफेक्टिव यूनिट सेल करी। अब आपसे पूछा हुआ है अपन को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकालना है ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स टू द कस्टमर्स। इससे अपना कितना नुकसान हुआ, साथ में अपना एक और नुकसान हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अपना नुकसान हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अगर मैं ये डिफेक्टिव आइटम्स कस्टमर को सेल नहीं करता तो मेरे 1 लाख यूनिट सेल नहीं होते, 1,50,000 यूनिट सेल होते। अगर इसमें यही तो दे रखा है, ये लाइन यहाँ पढ़ना है इसको, मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। अगर ये 5000 डिफेक्टिव आइटम्स नहीं होते, इसकी जगह 0 डिफेक्टिव आइटम्स होते, तो मेरा कितना होता, कस्टमर 1 लाख यूनिट से 1,50,000 यूनिट्स पे आ जाता, यानी कि 50,000 यूनिट्स का मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने ये 5,000 डिफेक्टिव आइटम्स कस्टमर को सेल करे। इससे क्या होगा, कस्टमर वो अपना ब्रांड की इमेज ख़राब हो गई होगी, इसलिए अपनी कम सेल हुई, 1 लाख ही हुई। और अगर मान लो सारा एकदम प्रोडक्ट बेस्ट निकलता कस्टमर को, तो फिर अपने 1,50,000 यूनिट्स बिकते, यानी कि ओवरऑल नुकसान कितना हुआ, 50,000 यूनिट्स का। अब कितना अपन को कंट्रीब्यूशन मिलता है, ये कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, ₹1000 पर यूनिट, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ आपको पता होगा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि आप सी इंटर ऑलरेडी पास आउट हो। इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आपके पास आ जाएगा 50,000, तो ये हो गया, और 3 जीरो और लगा दो, तो ये अपने पास हो गया ₹5 करोड़। टोटल कर लो, ये अपने पास आ जाएगा ₹5.75 CR। ये अपने पास आ गया कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन इतना आसान है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला था। यही आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द कंपनी मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट एन इंस्पेक्शन प्रोसेस इमीडिएटली बिफोर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। यानी कि जैसे ही प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है, बस ये कस्टमर के पास पहुंचने वाला है, उससे पहले आप क्या करने वाले हो, इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट बन के तैयार है, कस्टमर के पास नहीं जाएगा, पहले इंस्पेक्शन होगा फिर जाएगा। दिस वुड एंश्योर नील सेल्स रिटर्न्स। इससे क्या होगा, या आप इंस्पेक्शन कर लोगे तो ये 5000 डिफेक्ट आएंगे नहीं, 0 डिफेक्ट आएंगे।
ध्यान से पढ़ना, अच्छा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। द कॉस्ट ऑफ हैविंग सच अ फैसिलिटी वुड बी ₹2 करोड़ पर एनम। इस इंस्पेक्शन के लिए मेरे को चाहिए 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। दिस वुड इंक्लूड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है, वो बता रहा है वो हर एक चीज़ का इंस्पेक्शन कर लेंगे, ठीक है। एनालाइज द नेट बेनिफिट इफ एनी टू द कंपनी if any to the company if it implements this proposal। नेट बेनिफिट होगा या नहीं होगा ये आपको बताओ। अपन क्या करने जा रहे हैं, इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस करने वाले, इंस्पेक्शन वाला सिस्टम। अभी क्या होता था, प्रोडक्ट बन के तैयार है, सीधा कस्टमर के हाथों में। अब कस्टमर के हाथों में नहीं, पहले इंस्पेक्शन होगा उसके बाद। तब इस सिस्टम से क्या अपना फ़ायदा होगा नुकसान होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन भी समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे मेरा सेविंग कितना होगा डिलीवरी कॉस्ट के अंदर। डिलीवरी कॉस्ट के अंदर मेरा सेविंग होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन के समय देख लिया कि यूनिट्स डिफेक्टिव है या नहीं। उससे क्या होगा, कोई सेल्स रिटर्न तो होगा नहीं, तो मेरा डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगेगा। डिलीवरी कॉस्ट है ₹100 पर यूनिट, और डिफेक्टिव आइटम्स कितने निकलते हैं 5000। तो ये मेरा एक तो बच गया ₹5000 कर दो और 2 जीरो और लगा दो। ₹5 लाख तो मेरा सेविंग हो गया सिर्फ डिलीवरी में, क्योंकि मैंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया। और क्योंकि इधर क्या लिख रखा है, अगर ये डिफेक्टिव कंपोनेंट्स कस्टमर के पास नहीं जाएंगे तो मेरा क्या होगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, 1,50,000 यूनिट्स हो जाएगा, यानी कि 1 लाख तो अभी है ही, 1,50,000 हो जाएगा, यानी कि मेरा 50,000 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। और कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ₹1,000। ये अपने पास कितना आ रहा था, पहले अपन ने कैलकुलेट करा था ऑलरेडी, 5 करोड़। यहाँ तक आपको अब एक पॉइंट और आएगा, एक पॉइंट है अपना डिफेक्टिव का, यानी कि आप देखो 1 लाख यूनिट्स में से अपना आ रहा था 5,000 यूनिट्स का, यानी कि आप क्या करो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करो, यानी कि अपना 5% ऐसा था, जितना अपना शेयर है उसका अपना क्या हो रहा था, 5% आइटम्स रिटर्न हो रहे थे, ठीक है। इसको परसेंट बेसिस पर देख लिया, 5% आइटम्स अपने जितने यूनिट्स जितना अपना शेयर था उसका 5% रिटर्न हो रहा था। इस बात से ये पता चल गया। अब अपना क्या हो रहा है, 50,000 यूनिट्स का और इजाफा हो रहा है, 1,50,000 हो रहा है। 1 लाख तो था ही, ये इस चीज़ को तो मैंने इतना कंसीडर कर लिया, ये 5,000 को, ठीक है, इस 5% को। अब ये 50,000 भी तो हो रहे हैं, 1 लाख से 1,50,000, 50,000 समझ में आ गया, 50,000 का होगा 5%, 50,000 का 5% ये आइटम्स डिफेक्टिव निकलेंगे। क्योंकि मैं इंस्पेक्शन कब कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बन गया बस कस्टमर के हाथ में नहीं बन रहा, उससे पहले मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। प्रोडक्ट जो पहले चल रहा था पूरी साइकिल वैसे ही फॉलो हो रही है जैसे पहले चल रही थी, बस मैंने इधर इंस्पेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कस्टमर के हाथ में जाने से पहले। यानी कि मशीन तो वैसी है ना, मशीन अगर 100 यूनिट्स में से एक पीस पहले डिफेक्टिव बना रही थी तो अभी भी तो मशीन 100 यूनिट्स में से एक पीस डिफेक्टिव ही बनाएगी, बस वो डिफेक्टिव यूनिट पहले क्या हो रहा था, कस्टमर के हाथ में जा रहा था। अब वो एक यूनिट क्या हो रहा है, मैं कस्टमर के हाथ में जाने से पहले मैं खुद इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि डिफेक्टिव आइटम्स तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो 50,000 का 5%, 2,500 यूनिट्स डिफेक्टिव बनेगी, ठीक है। वही बता दिया, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में बताओ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, एकदम जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं है बता सकते हो। कहीं भी आपको किसी भी पॉइंट में लगे, किसी भी वीडियो में लगे, चाहे थ्योरी समझ में नहीं आ रही, चाहे वीडियो समझ में नहीं आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या करना है, बस अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, डिफेक्टिव इतनी, ये तो यूनिट्स आपको पता चल गई। अब क्या होगा, क्योंकि ये डिफेक्टिव आइटम्स मशीन तो बनाएगी वैसा का वैसा डिफेक्टिव आइटम, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इंस्पेक्शन सिस्टम लगा दिया
तो उससे क्या होगा, डिलीवरी से पहले बस मेरे को पता चल जाएगा, मशीन तो वैसे ही काम करेगी। तो मेरा कॉस्ट कितना लगेगा, ₹900 + 500, ₹1400 पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2500 से, ये मेरे पास आ रहा है 35 लाख। ये सब क्या हो रहा है मेरे, अच्छा ये तो अपना डिफेक्टिव आइटम्स है, तो ये तो अपना खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ सेविंग हो रही थी डिलीवरी कॉस्ट। अगर मैं इंस्पेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करूँगा तो डिलीवरी में मेरा पैसा बच जाएगा, क्योंकि मेरे को पहले ही पता चल जाएगा। और क्या हो रहा है, ये 50,000 यूनिट्स को मैं सेल कर पाऊँगा, ये मेरा बेनिफिट हो रहा है। पर ये मेरा नुकसान होगा, 50,000 यूनिट्स में सेल करूँगा तो 2,500 यूनिट्स तो मेरी ख़राब बनेगी, और उसको बनाने की कॉस्ट, तो ये तो एक मेरा एक्सपेंस है। और साथ में बताओ अब क्या होगा, अब तो बस ये इंस्पेक्शन करने के इंस्पेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसको इंस्पेक्टर को पैसे भी तो देने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर को कितने देने पड़ेंगे, ₹2 करोड़। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 करोड़ मेरा खर्चा है, ठीक है। जो खर्चा है उसको मैंने नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया, जो बच रहा है, ठीक है। 5 करोड़ 5 लाख आ रहा है अपने पास। इसको शॉर्ट में कर सकते हो, 5 - 2 3 करोड़। एक तो अपने पास आ गया 3 करोड़। आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है 2.7 करोड़। पॉजिटिव आ रहा है आंसर, आप देख सकते हो 2.7 CR। ऑब्वियसली दिख रहा है ये नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सेविंग हो रही थी, यानी कि बेनिफिट हो रहा है। सेविंग बोलो बेनिफिट बोलो एक ही बात है। तो यानी कि अगर मैं इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता हूँ तो मेरा 2.7 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आ गया। आंसर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आराम से समझ लिया करो, नॉर्मल स्पीड पर वीडियो को चलने दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल इन्वेस्टिगेशंस रिवील दैट डिफेक्टिव प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। डिफेक्टिव प्रोडक्शन इज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ inferior quality raw material components procured from a large base of 30 suppliers. Okay, currently there is no inspection at the procurement stage to check the quality of materials. The management has a proposal to have inspectors check the quality control at the procurement, यानी कि परचेज। यहाँ क्या हो रहा था, पूरा मशीन, अभी क्या सिस्टम था, 3 पार्ट को समझो, 3 स्टोरी को। पहली स्टोरी क्या चल रही थी, पहले पार्ट में प्रोडक्ट बन गया सीधा कस्टमर के हाथ में। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया, यहाँ इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद ये कस्टमर के हाथों में। अब क्या बोल रहे हैं, पहले इंस्पेक्शन होगा, फिर ये प्रोडक्ट का देखा जाएगा, फिर ये कस्टमर के हाथ में जाएगा। यानी कि अब परचेज के समय अपन देख लेंगे, ये बात बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, एनी डिफेक्टिव रॉ मटेरियल कंपोनेंट विल बी रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द सप्लायर। दिस विल एंश्योर दैट नो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कूल एयर इज डिफेक्टिव। द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बता रखे हैं फॉर क्वालिटी कंट्रोल विल बी ₹4 करोड़ पर एनम। एनालाइज द नेट बेनिफिट टू द कंपनी if it implements this proposal. Please note that scenarios in question 2 and 3 are independent and not related to each other. Second part, third part दोनों लगे। थर्ड पार्ट समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आराम से समझते हैं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट की हेडिंग मैं आपको बोल दूँ तो ये बोल रहा है इंस्पेक्शन एट प्रोक्योरमेंट स्टेज, यानी कि स्टार्टिंग में ही इंस्पेक्शन हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे अभी मेरा ये नुकसान हो रहा था, क्या ये यूनिट्स डिफेक्टिव बन तो रही थी, अभी क्या हो रहा था, अभी मशीन 100 यूनिट्स बनाती है तो मेरे को पता है 1 यूनिट तो डिफेक्टिव बनाती है। पर सेकेंड पार्ट में मैंने क्या करा था, वो 1 यूनिट को कस्टमर के हाथ में जाने से रोक लिया था। बस मैंने ये किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन 100 यूनिट बना रही है तो मैं 100 यूनिट देख लूँगा सही बने, ठीक है। एक यूनिट गलत बननी नहीं चाहिए,
मैं ये करने जा रहा हूँ। तो अब क्या होगा इसमें, यानी कि जो अपना जो डिफेक्टिव था 5000 यूनिट्स का, जो अपन ने देखा था, जो डिफेक्ट हो रहे थे 1 लाख यूनिट्स में से अपन ने देखा था 5%, 5000 यूनिट्स का डिफेक्ट हो रहा था, वो हो जाएगा 0। ये तो सेकेंड पार्ट में भी बोला था, थर्ड पार्ट में भी बोला था, ठीक है। सबसे पहले वही फॉर्मेट रखते हैं, सेविंग, इसको सही से लिख लेना, सेविंग, ठीक है। सेविंग कितना होगा, ये 5000 यूनिट्स कस्टमर के हाथों में जाएंगे ही नहीं, साथ में बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टार्टिंग में ही हो गया। तो मेरा इस वक्त कितना फ़ायदा होगा, 900 रुपये का, 500 रुपये का और 100 रुपये का। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा था, सिर्फ 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम्स बन तो रहे थे, बस कस्टमर के हाथ में नहीं जा रहे थे। 900, 500, 100, ये अपने पास हो गया ₹500, ₹75 लाख। इतना तो सेविंग हो रहा है। साथ में क्या होगा, वही अगर कोई भी अगर डिफेक्टिव आइटम्स कस्टमर के हाथ में नहीं जाएगा तो मेरे एक्स्ट्रा 1,50,000 यूनिट सेल होगी। 1 लाख पहले हो रही थी, 50,000 एक्स्ट्रा सेल होगी, इनटू कंट्रीब्यूशन कर दो इसका, इतना मेरे को फ़ायदा मिलेगा। ये था अपना ₹5 करोड़, बस यही है। अब इसमें से और क्या माइनस करेंगे, अब यहाँ डिफेक्टिव यूनिट्स तो प्रोड्यूस होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। उसके बाद आखिर मतलब इसमें थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डिफेक्टिव आइटम्स को प्रोड्यूस ही मत करो। सेकंड पॉइंट बोल रहा था प्रोड्यूस करो, पर कस्टमर के हाथ में नहीं जाएगा तो भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर के हाथ में जाने के लिए डिलीवरी करना पड़ेगा, डिलीवरी एक्सपेंस बच रहा है, इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, डिफेक्टिव आइटम्स कुछ नहीं बनेंगे, तो ये 2500 की कुछ कहानी नहीं होगी, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से अपन, अब क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंस माइनस कर देंगे। कौन सा, अपन ने इंस्पेक्शन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो ले रहा है 4 करोड़, 4 करोड़ का एक्सपेंस, इसको कर लो तो ये अपने पास आ रहा है ₹1.5 CR। ये नोट डाउन कर लो सॉल्यूशन। उसके बाद कोई डाउट है, थोड़ा अपन फिर आगे बढ़ते हैं, जितने एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपका भी एक बार ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जितना आप नोट डाउन कर लो। ये अपना क्या है, बेनिफिट है, बस ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अपन ने पॉजिटिव को सेविंग से डिनोट करा। तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है बिटवीन इंस्पेक्शन एट द एंड ऑफ प्रोसेस एंड इंस्पेक्शन एट द रॉ मटेरियल, यानी कि सेकंड में वही बात कर रखी है। एडवाइस अ बेटर प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड बी इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी। कौन सा प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पहले तो प्रॉफिट के बेसिस पर बताओ। फोर्थ पॉइंट में किस में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसमें मेरा बेनिफिट ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट में 2.7 CR, तो मैं सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा इतना बेनिफिट हो रहा है, यानी कि इंस्पेक्टर बीच में आएगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। पर लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म तो यही बोलती है कि आप डिफेक्टिव आइटम्स को प्रोड्यूस ही मत करो, ठीक है। क्योंकि डिफेक्टिव आइटम्स अगर इधर प्रोड्यूस हो भी गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लायर वो दे देगा। कहने का मतलब यही, अपना कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, इन शॉर्ट बोलूँ तो लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी में आप देख सकते हो कि अपन को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। तो ये अपना ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का। कोई डाउट है कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है वीडियो, पर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हो रहा है। अदरवाइज़ ये 5 मिनट का सॉल्यूशन वीडियो बनना था, अगर मैं आपको एकदम फास्ट ट्रैक पर बताता तो। पर कोई दिक्कत नहीं, अपन को हर एक पॉइंट को समझना है। ICI मॉड्यूल का है तो
और भी इम्पोर्टेंट है। ओके, आप आंसर बुक में से मैच कर सकते हो, मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।